Accounting Standard 5, net profit or loss for the period items and changes in accounting policies. मॉड्यूल 2 है। हाँ, अरे तो बड़े हैं मॉड्यूल। हेडिंग डालो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है ना कि हम अपने ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ को और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ को किस तरीके से डिस्क्लोज करेंगे। हमारे पास कोई प्रायर पीरियड आइटम है तो हम उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, या फिर हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ लिखा है, पॉलिसीज़ में चेंजेस आएंगे तो हम क्यों चेंजेस करेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं। वही 3 तरीके, लॉ में चेंज हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज हो, वही है। तो लिखना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 requires classification and disclosure of extraordinary and prior period items, comma, and the disclosure of certain items within profit or loss from ordinary activities. Second point, profit or loss for the period, उसके अंदर क्या क्या आएगा, ऑर्डिनरी आइटम्स, सेकेंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, थर्ड
प्रायर पीरियड आइटम change in accounting estimates last, change in accounting policies. ऑर्डिनरी आइटम्स तो हमें पता ही है, जो हम बिजनेस करेंगे तो बिजनेस करने की वजह से जो भी हमारे हमारे ट्रांजैक्शंस उस दौरान होते हैं हमारे पूरे फाइनेंशियल ईयर में, सेल परचेज होता है, बाकी चीज़ें हम देखेंगे, अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे। कुछ होते हैं हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो जनरली तो नहीं होते बट हो गए, एक्स्ट्रा हो गए, कोई अर्थक्वेक आ गया, चोरी हो गई, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं। प्रायर पीरियड आइटम कि पिछले साल हमने कुछ चीज़ रिकॉर्ड करनी ओमिट कर दी थी, हम भूल गए थे, हमने गलती से नहीं करी थी, तो हमें वो एडजस्ट तो करना पड़ेगा। तो हम इस साल अगर हम पिछले साल के आइटम को एडजस्ट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? प्रायर पीरियड आइटम। चेंज इन अकाउंटिंग, अगर हम किसी अकाउंटिंग एस्टिमेट में या अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज करते हैं तो। अब हमें हेडिंग डालनी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। पॉइंट नंबर 3, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। Extraordinary item should be disclosed separately in statement of P&L in such a way that its impact on current profit or loss can be perceived. हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, एज पर कंपनीज एक्ट वाला जो फॉर्मेट होता है, ऐसे वाला, ठीक है। अब इसके अंदर हम लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर लिखते हैं हम अदर इनकम। अभी हमने ये पढ़ा नहीं है इसको, ये भी हमारे सिलेबस में है, हमें पढ़ना है डिटेल में। तो उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अमाउंट लिखेंगे, अदर इनकम अमाउंट लिखेंगे, फिर इसका आ जाता है टोटल ऑफ ए, फिर हम अपने सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं, सारे एक्सपेंसेस लिख दिए लाइन से, फिर वो बनता है टोटल ऑफ बी, फिर हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे नहीं आएगा? ए माइनस बी, इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, वो अमाउंट आ जाता है। फिर हमारे ये प्रॉफिट एंड लॉस किससे आता है? हमारी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से आता है। फिर हम अलग से हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, प्रायर पीरियड हम अलग से दिखाते हैं। हम उसको इसमें मिक्स क्यों नहीं करते? फिर हम लास्ट में एक प्रॉफिट सबको ऐड करके वो भी दिखाते हैं। हमें क्या करना होता है कि हमारे जो ऑर्डिनरी जो चल रहा है, जो हमारा कोर्स ऑफ बिजनेस चल रहा है, हमें पता हो कि हम उससे कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, और अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ गया है या फिर कोई प्रायर पीरियड आइटम है तो मुझे अलग से डिस्क्लोज करना पड़ता है, क्योंकि वो इस साल का नहीं है और वो या फिर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब जनरली नहीं होता। तो ताकि हम अपने प्रॉफिट को ना अलग अलग क्लासीफाई कर पाए, तो इसलिए हम अपने पूरे पीएनएल का फॉर्मेट ही हमारा उस तरीके से बनाया गया है और हमें वही फॉर्मेट को फॉलो करना होता है।
यहाँ पर और क्या होता है कि अगर हम किसी, अब ये इसका पार्ट नहीं है, इसका पार्ट नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं AS5, PNL का पार्ट है। अगर हमने वो पढ़ा था सेगमेंट वाला चैप्टर, तो अगर हम किसी सेगमेंट को क्या कर रहे हैं, डिसकंटिन्यू कर रहे होते हैं ना, तो हम वो जो डिसकंटिन्यूइंग सेगमेंट है उसको भी हम अलग से शो करते हैं PNL में, उसको भी हम इन्वॉल्व नहीं करते ऊपर हमारी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ में। क्योंकि डिसकंटिन्यूइंग सेगमेंट मतलब जैसे वो पतंजलि वाला एग्जाम्पल था कि वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, तो अब उसमें से वो एक प्रोडक्ट को अपने एक सेगमेंट, सपोज वो अपने कॉस्मेटिक्स वाली लाइन को ख़त्म कर रहा है, तो अब वो उनका क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूइंग सेगमेंट, तो वो भी उनको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा, वो भी ऊपर उनमें इन आइटम्स में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो ये तो एक जनरल एक ओवरव्यू था कि हमारा PNL इस तरीके से बनता है। अभी हमने इसको डिटेल में नहीं पढ़ा है किसी भी क्लास में, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम शुड बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली, हमारा कीवर्ड क्या है, हमें उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा सेपरेटली इन द स्टेटमेंट ऑफ PNL इन सच अ वे दैट इट इम्पैक्ट्स ऑन करंट प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी परसीव्ड, ताकि हम उसको करंट, हमारा जो बाकी का प्रॉफिट एंड लॉस है उसको हम अलग से दिखा पाएँ, और इसके ऊपर हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस आया वो हम अलग से पता कर पाएँ। अब कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं पॉइंट नंबर 4 में। जैसे कि हमने इन्वेंट्री AS2 पढ़ा था, तब हमने क्या देखा था, इन्वेंट्री को हम कैसे वैल्यू करते, बताओ अक्षत। कॉस्ट या उसमें बस निकलने वाला एक है। और थी वैल्यू थी वो, हाँ हाँ, कौन सी वैल्यू? NAV। प्रिया आप बताओ। NRV। हाँ NRV। कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, तो अगर कॉस्ट हमारी 100 है और अगर NRV 90 है, तो विच एवर इज लोअर हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे, 90 पे रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर हमें राइट डाउन करनी पड़ी है हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू, तो वो भी हमारा एक, ये वैसे है कि ऑर्डिनरी आइटम है, ऑर्डिनरी आइटम का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये तो हमारे बिजनेस, ड्यूरिंग द बिजनेस कोर्स हम ये सब तो हम करते ही रहते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। डिस्पोजल of items of fixed assets or long term investment. Third, litigation settlement. Fourth, legislative chances having retrospective application. Earthquake effects. Attachment of property, etc. यहाँ तक
जो हमारे एग्जाम्पल है ना, ये यहाँ तक, ये तो हमारे आइटम्स ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ही हैं, लेकिन अगर अर्थक्वेक आ जाना और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी को किसी ने जब्त कर लिया है, तो वो है हमारे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये थे हमारे फर्स्ट 2 पॉइंट्स, एक तो ऑर्डिनरी आइटम वाले, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब हमें थर्ड क्या पढ़ना है, प्रायर पीरियड आइटम पढ़ना है। समझ में आ रहा है ना? इसके अंदर एक बार मैं समझा देती हूँ। डिस्पोजल ऑफ आइटम, फिक्स एसेट्स हमने लिया और फिर उसको हमने बेच दिया, या फिर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया, मतलब सेल कर दिया। कोई लिटिगेशन का सेटलमेंट हुआ, कोई कोर्ट केस चल रहा था तो उसको हमने सेटल करा, हमारी कंपनी जीती या फिर हारी। लेजिस्लेटिव चांसेस हैविंग रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, मतलब कोई भी लेजिस्लेटिव, कोई भी सिचुएशन, कोई भी हमारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की वजह से ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हुई कि उसका एप्लीकेशन रेट्रोस्पेक्टिव है, मतलब पहले से, जैसे कई बार होता है ना कि सैलरीज इंक्रीज हुई और वो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है कि हम अप्रैल से ही हम उसको इंक्रीज करेंगे, तो उसका क्या एप्लीकेशन हो रहा है, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन हो रहा है, अर्थक्वेक की वजह से इफेक्ट या फिर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हेडिंग पॉइंट नंबर 5, प्रायर पीरियड आइटम। Prior period item are income or expenses which arise in the current period as a result of error or omission in the preparation of financial statements of one or more prior period. These items should be disclosed separately. In statement of P&L. In such a way that its impact on current year profit and loss sorry, can be perceived. तो प्रायर पीरियड आइटम्स क्या है? प्रायर पीरियड आइटम्स कोई भी ऐसे आइटम जो पिछले साल गलती हो गई, हमने गलत लिख दिया है कोई अमाउंट, या फिर कोई हमने अमाउंट छोड़ ही दिया है लिखना, वो हमें इस साल पता लगा है, तो इस साल हमें उस चीज़ को ठीक करना है या फिर हमें इनकॉर्पोरेट करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो हम उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे ताकि हम अपने करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अलग से शो कर पाए, और जो प्रायर पीरियड आइटम की वजह से हमारे पास प्रॉफिट या फिर लॉस आया है उसको हम अलग से दिखा पाए प्रॉफिट एंड लॉस में।
पहले तो अलग अलग शो करते हैं, फिर लास्ट में ऐड करके भी दिखाते हैं। हाँ, लेकिन हमें उसको पीएनएल को देख करके हमें ये भी पता लगना चाहिए कि ये करंट ईयर का है और ये प्रायर पीरियड वाला है और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाला है या फिर ये डिसकंटिन्यूड सेगमेंट वाला है। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, पॉइंट नंबर कौन सा था? 6। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। Accounting estimates are approximations that may need revision as additional information becomes known. For example, change in estimated useful life of asset. तो अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होते हैं? हम कुछ एस्टिमेशंस, हम कुछ एजम्पशंस के बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं। हम ये सोचते हैं ना कि हमने अगर कोई एसेट लिया तो वो अगले 5 साल तक चलने वाला है, ये हमारा एस्टिमेट ही तो होता है। तो अब क्या है हमारा एग्जाम्पल कि वो 1 2 3 4 5, तो वो एसेट जो हमने आज लिया वो अगले 5 साल तक चलने वाला है। लेकिन जैसे ही 2 साल ख़त्म हुए तो हमें लगता है कि वो और 3 साल नहीं, वो और 4 साल चल जाएगा। तो ये क्या होता है, हमारा एस्टिमेट जो यूजफुल लाइफ का था वो हमने चेंज किया, उसको हम क्या बोलेंगे? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो पहले जब हम डेप्रीसिएशन, एनुअल डेप्रीसिएशन 5 साल तक राइट ऑफ करने के हिसाब से हम लगा रहे थे, अब यहाँ से हम क्या लगाएंगे कि अगले 4 साल और वो चलेगा 3 की जगह पे। इसके अंदर ही लिखना है हमें, द नेचर एंड अमाउंट ऑफ चेंज in an accounting estimate has a material effect in the current period or which is expected to have material effect in subsequent period should be disclosed.
if it is not practical, if it is not practical to quantify the amount, this fact should be disclosed. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अगर कोई हमारा मटेरियल इफेक्ट वो देने वाला है करंट पीरियड के लिए या फिर सब्सिक्वेंट आने वाले पीरियड्स के लिए, तो हमें उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा उस बात को। और अगर हम उस अमाउंट को हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो हमें वो फैक्ट बताना पड़ेगा, हमें रीजंस देने पड़ेंगे और वो फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू क्वान्टिफाई द अमाउंट। लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, change in accounting policies. Accounting policies can be changed only A, if law requires, B, if AS requires, accounting standard requires, C, for better presentation. Of financial statements. अगर लॉ बोलता है, अगर हमारी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना, सिर्फ हम तब अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करेंगे। अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलेगा तब चेंज करेंगे, या फिर हमें ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी पॉलिसी को चेंज करेंगे तो हम बेटर प्रेजेंटेशन दे पाएंगे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो हम रीजंस को डिस्क्लोज करते हुए और इफेक्ट को डिस्क्लोज करते हुए हम अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को चेंज करेंगे। हमने क्या पढ़ना था इसमें? ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, प्रायर पीरियड आइटम, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हमने कर लिए। थोड़ा बहुत और बचा है और क्वेश्चन आंसर्स करने नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है।